अलावा होगा और वो सारे बेनिफिट्स अभी हम पढ़ेंगे। परक्यूजिट का जो सेक्शन है उसके अंदर बेसिकली डील ही हमने इन चीज़ों पे करना है। उसे लैपटॉप दे दिया, उसे फर्नीचर दे दिया, तो उसकी ट्रीटमेंट कैसे करनी है, ठीक है। उसे गाड़ी दे दी, गाड़ी की ट्रीटमेंट कैसे करनी है, सही है। तो वो सारी चीज़ें हम उसके मुताबिक डील करेंगे। तो वो काफ़ी डिटेल में भी हमारी सैलरी तो अभी शुरू हुआ है, इसमें तो काफ़ी डिस्कशन है। जो आपके माइंड में बात आएगी ना कि यार ये सैलरी में ये चीज़ आ रही है, लॉ ने वो डिस्कस की हुई है। हाँ जी सर, अगर लोन लिया हो उसने एम्प्लॉयर से, हाँ जी, लोन भी अभी पढ़ना है हमने, पढ़ेंगे। वो लोन डिडक्ट करे हर सैलरी। हाँ, लोन भी पढ़ेंगे, आपको सारा पढ़ाना है इंशाल्लाह। फिलहाल जो कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ ये समझ लग गया, इसके ऊपर बताएं। रिसीट का कॉन्सेप्ट समझ लग गया, चलो। अब वापस आ जाएं जहाँ से हम लोग ऊपर गए थे। पाकिस्तान सोर्स सैलरी के बाद रिलीफ वेयर सैलरी इज रिसीव्ड इन एरियर्स। अच्छा जी, in case of receipt of amount under salary which is paid in arrears and is expected to be charged at the rate higher than the rate which would have been charged if the amount was received in the relevant tax year, the employee may by a notice to the commissioner elect for the tax rate applicable in the tax year in which such salary was earned. The above option shall be exercised by the due date for the furnishing employee's return of the income for the tax year in which the amount was received or such later date as may be extended by the commissioner. ऊपर से उसने पहले बेस बनाना स्टार्ट की कि जी चार्जेबिलिटी जो है दैट विल बी ऑन रिसीट बेसिस, ठीक है। ये सारी वो बेस बनाता गया। रिसीट बेसिस को कैसे डिफाइन किया था, कल भी आपको बताया था कि एक साल में उसे 10 माह की तनख्वाह मिल जाए तो अगले साल में जाके उसको 14 महीनों की तनख्वाह मिल जाए तो 10 माह पे 10 माह वाला टैक्स लग जाएगा और 14 माह पे जो 14 माह वाली इनकम मिलेगी उस पर टैक्स लग जाएगा। यहाँ पे उसने एक ऑप्शन दे दी, एक रिलीफ दे दिया कि अगर आपको सैलरी एरियर्स में मिल रही हो, यानी कि पुरानी भी सैलरी मिल रही हो, तो वहां पे ये ऑप्शन अवेलेबल है, ये ऑप्शन अवेलेबल है कि सैलरी को टैक्स लगाया जाए अर्नड बेसिस पे, सैलरी को टैक्स लगाया जाए अर्नड बेसिस। इसकी वजह क्या है, इसकी वजह क्या है? अगले साल टैक्स ज्यादा हो जाएगा, इस रीजन हो सकता है कि हमने लास्ट वो भी के ऊपर आ जाएगा, वो भी साल मिल रही हो, क्युमुलेटेड बेसिस पे आ जाएगा। और आप क्या कह रही है? मैंने कहा जो लास्ट के साल की मिली हो आखिरी महीने की, हाँ। अगले साल की चलेगी। वो तो एरियर्स मिल गया ना, लेकिन अर्नड बेसिस पे लगाया जाए, इसकी क्या वजह है? इसकी सिंपल यही वजह है जिस तरह आप लोग कह रहे हैं कि जब उसको ज्यादा पैसे मिल रहे होंगे, पिछले साल के भी पैसे अगले साल में मिल रहे हैं, तो उस साल टैक्स क्या बढ़ जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। वो हम स्लैब रेट्स देखते हैं ना, तो टैक्सेबल इनकम बढ़ जाएगी तो टैक्स रेट बढ़ जाएगा, तो वो फिर उसको तो नुकसान हो गया, एम्प्लॉय को तो नुकसान हो गया ना कि यार आपने अच्छा किया कि भाई पहले आपने जो है वो मुझे पहले 10 महीनों की तनख्वाह दी, अगले महीने मुझे दे तो 14 महीने की दी, टैक्स मेरा बढ़ा दिया, ठीक है। तो वो फिर जब रिसीट बेस के ऊपर टैक्स लगता है, तो अगर एरियर्स, एरियर्स का मतलब होता है पिछले अमाउंट जो रह गई थी देने वाली, तो जब एरियर्स को देगा तो एक ऑप्शन छोड़ा है, और वो ऑप्शन ये छोड़ा है कि भाईजान आप जो है इसको अर्नड बेसिस पे टैक्स लगाएं, ना कि इसको आप रिसीट बेसिस पे टैक्स लगाएं। इसके ऊपर एक आईकैप ने बड़ा अच्छा क्वेश्चन दिया है, ये जरा बुक दीजिएगा, ये वाली, ये मैं आपको वो क्वेश्चन करवाता हूँ इस कॉन्सेप्ट के ऊपर।
Sir, ये give notice to the commissioner और ask permission to the commissioner. जी जी, इन दोनों में क्या फर्क है? क्योंकि sometimes दोनों जो process है ये ये मैं भी आपको बताता हूँ इसके ऊपर ना। ये मार्च 21 के अंदर आया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 12। ये आई थिंक आपकी बुक में भी शायद हो, इस वाली में भी, मुझे यहाँ से देख लेते हैं जी। ये इसमें भी है, क्वेश्चन नंबर 7 है, पेज नंबर 166 पे। अगर आप ये क्वेश्चन देखें तो मैं ये भी आपको सिर्फ बताना चाह रहा हूँ कि ये आईकैप इस कॉन्सेप्ट को टेस्ट कैसे करता है, क्योंकि इसके सोल्यूशन में तो हमें फिर प्रोविडेंट फंड को भी देखना पड़ेगा। लेकिन आप ये क्वेश्चन देखें तो इसके अंदर जो नीचे टेबल दिया है उसके ऊपर उसने एक बात लिखी है कि डॉक्टर जमाल हैड रिसीव्ड अ मंथली सैलरी ऑफ 5 लाख फ्रॉम शकम जुलाई टू 31 दिसंबर 21। His taxable salary during the preceding 4 tax year were as under। और इसके ऊपर जो पॉइंट नंबर 3 है उसमें चेक करें, ₹13 लाख एंड 17 लाख है सैलरी एरियर्स रिलेटिंग टू टैक्स ईयर 2009 एंड 2000 X0 रिस्पेक्टिवली। सही है। तो ये क्वेश्चन तो मैं खैर से आपको बाद में करवाऊंगा, लेकिन ये सिर्फ जस्ट आपको दिखाने का मकसद ये है कि वो एरियर्स के कॉन्सेप्ट को जब टेस्ट करता है तो आपको करंट सैलरी में बता देता है कि आपको इतनी सैलरी जो है वो पिछले सालों की आ रही है। तो जब आपको वो ये कॉन्सेप्ट देता है कि जी इसमें पिछले सालों की सैलरी भी आ रही है, तो फिर आपके पास ऑप्शन आ जाता है कि मैं दोनों तरह से इसे टैक्सेबल करूं। मिसाल के तौर पे आप अगर हम लोग उसी एग्जांपल को लेके चले तो 2019 के अंदर मुझे 10 माह की सैलरी मिली थी, 2 लाख सैलरी थी आई थिंक हमने रखी, और 2020 के अंदर मुझे 12 माह की सैलरी जमा 4 लाख पिछला मिला था, 28 लाख। एग्जामिनर का कहने का मकसद सिर्फ ये है, ये ईयरली है, कि जब आपको इस महीने में, इस साल में पिछले महीनों का भी एरियर्स मिल रहा है 4 लाख का, तो इस पर्सन के पास, मिस्टर ए या वट एवर द नेम ऑफ द पर्सन इज, इसके पास ऑप्शन अवेलेबल है कि वो रिसीट बेस पे टैक्स लगा ले या फिर वो अर्नड बेस पे टैक्स लगा ले। सिर्फ इस एग्जाम्पल को अगर आप देखें तो इसका रिसीट बेस पे टैक्स कितना बनेगा। अच्छा, पहली बात याद रखनी है कि ये ऑप्शन है, ये जरूरी नहीं है, ये उसके पास क्या है, ऑप्शन है। और ऑप्शन में जो आपने सवाल किया कि ही मे चूज, तो वो उसको रिक्वेस्ट भेजेगा, रिक्वेस्ट नहीं भेजेगा बल्कि उसे लेटर लिखेगा कमिश्नर को कि मैं ये काम कर रहा हूं। जहां पे उसकी परमिशन मांगनी होगी वहां उसकी वो परमिशन मांगेगा, वहां पे उसकी परमिशन मांगेगा। तो जहां पे होता है ना कि ही मे चूज, वहां पे वो सिर्फ बताता है कि मैं ये वाला काम कर रहा हूं, दैट्स ऑल, उसकी परमिशन का वेट नहीं करेगा। तो यहां पे अगर आप रिसीट बेस पे टैक्स निकालें, यहां पे 2 ऑप्शन रख लें अपने पास कि मेरे पास एक ऑप्शन 1 है और ऑप्शन 2 है। जरा इनकम फ्रॉम सैलरी के निकालें जरा स्लैब्स, इनकम फ्रॉम सैलरी के स्लैब्स निकालें। ऑप्शन 1 के मुताबिक टैक्स ईयर
19 का कितना टैक्स बन रहा है और टैक्स ईयर 20 का कितना टैक्स बन रहा है, टैक्स लायबिलिटी। कितना 25,000 बन रहा है 19 का, रिसीट बेसिस पे निकाल रहे हैं हम। ऑप्शन 1 है रिसीट बेसिस, ऑप्शन 2 है एरियर्स अर्नड बेसिस, अर्नड बेसिस। और 20 का कितना बनेगा, 28 लाख पे बनेगा ना, ऑप्शन 1 में 28 लाख पे बनेगा, 25 ही बन रहा है। ये 19 का कितना बन रहा है, 1 लाख, गलत बता रहे हैं यार, 1,15,000, ठीक है। 2 मिलियन पे टैक्स लगाना था ना यार, और यहां पे आप 2.8 पे लगाएं टैक्स, कितना है, 2.8 पे टैक्स लगाए, कितना है। इनकम फ्रॉम सैलरी निकालनी है, सैलरीड वाला 255, सही है, सबके यही आंसर है यही है। ये कितना बन गया आपका टोटल, 355 और 365, सही है। 370 बन रहा, सॉरी 3,70,000। अगर आप रिसीट बेस पे चलते हैं तो टैक्स बन रहा है 3,70,000, ठीक है। अब अर्नड बेसिस पे आ जाए, अर्नड बेसिस में 2019 में कितनी अमाउंट पे टैक्स लगेगा, 2.4 पे, और 20 में भी कितने पे लगेगा, 2.4 पे। हम अज्यूम करते हैं कि 19 और 20 के टैक्स रेट सेम है, तो इस पे भी 2.4 पे निकालें, और टैक्स ईयर 19 का कितना बनेगा, 165,000, और दूसरे का भी इतना ही 165,000, कितना बन गया, 3। ये देख ले, कैलकुलेशंस कर ली है सबने, इसकी कैलकुलेशन की जरूरत ही नहीं थी सर, हो जाती है, जरूरत पड़ जाती है। यहाँ लिखा हुआ था, क्या लिखा हुआ था कि 24 लाख और एक्सीड, तो इतना तो डालने से एक्सीड कर ही नहीं रहा। अच्छा भाई, ये क्लियर है सबको। ये देखें, अब हुआ क्या है, अब आप ये बताएं कि वो ऑप्शन 1 चूज करेगा या 2 चूज करेगा, ठीक है। ये सारी वर्किंग जो है ना, ये सारी वर्किंग टैक्स पेयर पहले खुद करता है, ठीक है, और वो फिर बताता है कमिश्नर को कि मैं अब ये वाला काम कर रहा हूं, ठीक है। ये बात उसने टैक्स पेयर ने कमिश्नर को बतानी होती है अपनी रिटर्न की डेट फाइल करने से पहले, रिटर्न की डेट फाइल करने से पहले। मिसाल के तौर पे अब मैं आपको बताऊं, टाइमलाइन अगर मैं बनाऊं 2020 की, जून 20, तो ये मेरा होगा टैक्स ईयर 20। एक बार याद रखिएगा कि जो हमने रिटर्न जमा करानी होती है इस साल की, ये हमने सितंबर 20 तक करवानी होती है, ठीक है। जून 20 की रिटर्न हमने कब तक जमा करानी है, सितंबर 20 तक।
तो ये जो बात उसने लिखी है टैक्स वाले की, वो उसने ये लिखी है कि ये सारा काम, मतलब वो यहाँ बैठ के जब कैलकुलेट करेगा, जब उसको एरियर मिलेंगे, वो सारा काम कैलकुलेट करेगा 19 का भी 20 का भी, तो ये सारा काम वो अपनी रिटर्न जमा कराने की डेट से पहले पहले कमिश्नर को बताएगा कि मैंने ये चूज किया। जो दूसरा पॉइंट था ना वो ये था कि रिटर्न जमा कराने की डेट से पहले पहले कमिश्नर को बताएगा कि मैंने ये चूज किया। ठीक है, तो आंसर एपरेंटली इसमें ऑप्शन 2 में हमें फायदा आ रहा है उस पर्सन को, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर दफा ही फायदा है। देयर माइट बी अ चांस ऐसा सिनेरियो आ जाए कि उसे ऑप्शन 2 में अर्न बेसिस पे फायदा ना हो रहा हो। ठीक, तो इसी वजह से जो आपको ये जो सवाल भी मैंने दिखाया था कि इसके अंदर एरियर्स आए हैं ना दोनों, इसकी रिक्वायरमेंट देखेंगे ना, तो रिक्वायरमेंट में उसने लिखा होगा कि एडवाइज करें कि वो क्या करें, जमाल क्या करें। तो हमने क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त भी दोनों ऑप्शंस बनानी होती हैं कि अगर वो रिसीट बेस पे जाएगा तो क्या टैक्स लगेगा, अगर वो अर्न बेस पे जाएगा तो क्या टैक्स लगेगा। फिर दोनों का जवाब देख के हमने कहना है कि भाई हमारी ये एडवाइस है, वो ये काम करें। रिसीट बेसिस पे भी कमिश्नर को बताएगा? नहीं, रिसीट बेसिस पे तो बताएगा ही नहीं ना, तब तो ये फॉलो कर रहा है, तब तो ये फॉलो कर रहा है। अगर उसने ये वाली ऑप्शन अवेल करनी है, ठीक है, तो फिर वो उसको बताएगा कि अब मैं ये वाला काम कर रहा हूँ। वो पहले अपना एनालिसिस करेगा, एनालिसिस करके उसे लगेगा मेरे लिए ये सूटेबल है, फिर वो कमिश्नर को बताएगा कि मैं रिसीट की बजाय अर्न पे जा रहा हूँ। ठीक है, क्लियर। और ये अवेलेबल कब है हमारे पास ऑप्शन? जब मेरे पास क्या आ रहे हो, एरियर्स आ रहे, जब मेरे पास एरियर्स आ रहे जी। उसने ये बताया कि इस काम का जो नोटिस है वो उसको रिटर्न जमा कराने की डेट से पहले पहले देगा। May by notice to the commissioner elect अच्छा मैं पढ़ भी लेता हूं दोबारा से, पेज में बताइएगा 40। The above option shall be exercised by the due date for furnishing employees return of the income। ये वाली ऑप्शन, द अबव ऑप्शन, ये वाली ऑप्शन शैल बी एक्सरसाइज की जाएगी बाय द ड्यू डेट फॉर फर्निशिंग एम्प्लॉयज रिटर्न, बाय द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग एम्प्लॉयज रिटर्न, बाय द ड्यू डेट दिस। ठीक है, फॉर द टैक्स ईयर इन विच द अमाउंट वाज रिसीव्ड, जब उसे अमाउंट मिली है 2020 में उसे एरियर्स मिले हैं, तो 2020 की रिटर्न फाइल जमा कराने से पहले पहले उसने बताना है कि मैं ये ऑप्शन एक्सरसाइज कर रहा हूं। लगी समझ? तो ये कॉन्सेप्ट था हमारा रिसीट का और अर्नड का, जिसको आईकैप ने एक दफा ही टेस्ट किया है आई थिंक। और ये जो अगला सवाल, वो मेरा वैसे दिल था मैं करवा दूं, लेकिन मैं इसलिए रुक गया क्योंकि उसके अंदर प्रोविडेंट फंड की ट्रीटमेंट भी आ रही थी, तो इसलिए फिर मैंने कल वाली क्वेश्चन को ही यहाँ करवा दिया, क्योंकि प्रोविडेंट फंड की ट्रीटमेंट आपने पढ़ी नहीं थी तो वो फिर कंफ्यूजिंग हो जाना था बहुत ज़्यादा। तो कॉन्सेप्ट बताने का ये था कि अगर एरियर्स में आए आपके पास, देन द टैक्स पेयर हैज़ द ऑप्शन कि वो एरियर्स की सूरत में या रिसीट बेस पे चला जाए या अर्न बेस पे चला जाए। लेकिन ये फैसला जब भी करना है तो दोनों ऑप्शंस बना के करना है, सही है, क्योंकि हो सकता है कि रिसीट बेस में भी फायदा हो जाए, क्योंकि यहाँ पे तो हम एक एलिमेंट देख रहे हैं ना सैलरी का, तो क्वेश्चन के अंदर तो वो बोनस भी डालेगा, वो पता नहीं क्या कुछ और बेनिफिट्स डालेगा, तो इवेंचुअली हो सकता है कि सारा जब कॉम्बो इफेक्ट आए तो यही बेहतर हो। तो इट्स नॉट नेसेसरी कि हर दफा यही बेहतर आएगा।
आगे चले, अमाउंट और परक्विजिट व्हेन ट्रीटेड रिसीव्ड। अमाउंट में ये छोटा सा है, इसे पढ़ लें ताकि कल से हम फिर कुछ न्यूमेरिकल स्टार्ट करें। अमाउंट और परक्विजिट, परक्विजिट्स मतलब बेनिफिट, व्हेन ट्रीटेड रिसीव्ड, कब समझा जाएगा कि ये रिसीव्ड हो गए हैं। An amount or the perquisite shall be treated as received by an employee from any employment, regardless of whether the amount or perquisite is paid or provided by the employee's employer, an associate of the employer, or by a third party under an arrangement with the employer or an associate of the employer. अच्छा, हम कब सोचेंगे, हम कब ये अज्यूम करेंगे कि एम्प्लॉय को अमाउंट मिल गई है? हम कब अज्यूम करेंगे? जब उसको ट्रांसफर कर दी तो समझेंगे कि जी उसे मिल गई है। अच्छा, आपने खुद ट्रांसफर नहीं की, आपकी एसोसिएट कंपनी ने ट्रांसफर कर दी। आपने खुद ट्रांसफर नहीं की, एसोसिएट जानने वाली कंपनी या ऐसी एसोसिएट जिसके शेयर्स आपने खरीदे हुए हैं, 20-25% शेयर होल्डिंग आपके पास है। मिसाल के तौर पे मैंने आपको बताया था कि पीटीसीएल है और यूफोन है। यूफोन को एक्वायर किसने किया है? पीटीसीएल ने। अब यूफोन के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं, एम्प्लॉई, यूफोन के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं उनको तनख्वाहें पीटीसीएल दे दे तो ये क्या समझेंगे कि हमें यूफोन ने तनख्वाह दे दी है। ये अब डायरेक्ट यूफोन से तो नहीं ना उन्हें तनख्वाह मिली, बल्कि एसोसिएट की तरफ से मिल गई। ठीक है, असूली तौर पे तो ये एसोसिएट है। ठीक है, इसका रिवर्स कर ले, बेशक पीटीसीएल के एम्प्लॉयज को यहां से तनख्वाह चली जाए तो हम समझेंगे पीटीसीएल ने तनख्वाह दे दी। ठीक है, तो अगर वो डायरेक्ट दे दे या उसके एसोसिएट की तरफ से तनख्वाह आ जाए तो वो भी ये समझा जाएगा कि एम्प्लॉय को तनख्वाह मिल गई है। अच्छा, एक और इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। अक्सर क्या होता है कि थर्ड पार्टी अरेंजमेंट्स होती हैं। थर्ड पार्टी अरेंजमेंट्स क्या होती हैं कि जो बड़ी कंपनीज होती हैं या ऐसी कंपनीज जहां पे लेबर इंटेंसिव काम ज़्यादा हो, ठीक है, वहाँ पे जो कंपनी है ना वो कहती है यार ये रौला ही है, हर महीने आप लोगों की तनख्वाहें बनाओ, तनख्वाहें बना के डिसबर्स करो। ठीक है, तो इसके लिए तो हमें पूरा एक पेरोल का एचआर का डिपार्टमेंट चाहिए। तो क्यों ना हम किसी थर्ड पार्टी को एंगेज करें जो हमारे बिहाफ पे हमारे लोगों को, लेबर को, इन लोगों को पैसे दे दे, हर महीने के एंड पे तनख्वाह दे दे और महीने की 5-6 तारीख को हम उसको एक लमसम अमाउंट दे दें। लगी समझ? फंक्शन कैसे होगा कि एक कंपनी है एबीसी, एबीसी कंपनी के लेबर है। एबीसी कंपनी इस लेबर को खुद सैलरी देने की बजाय क्या करती है, एक थर्ड पार्टी हायर करती है। थर्ड पार्टी, और इनकी सर्विसेज लेती है कि भाई हमारे पास इतना लेबर है कि अगर हमारे बंदे ये काम करें या तो वो अपना सही वाला काम नहीं करेंगे, कोर काम, ठीक है, और अगर वो करना भी पड़ा हमें तो पूरा डिपार्टमेंट चाहिए। तो एक थर्ड पार्टी को हायर करती है कि भाई हमारी लेबर को सैलरीज आप दें, सही है, कैलकुलेट भी आप ही करें, सारा कुछ आप ही करें, डिसबर्स भी आप ही करें। तो थर्ड पार्टी उनकी लेबर को ये सैलरीज देगी। सही है, इसको क्या फायदा होता है, ये इस कंपनी से अपने सर्विस चार्जेस लेते हैं, इसलिए ये लोग ये वाला काम करते हैं। तो अब जब थर्ड पार्टी ने एबीसी के, इसके एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय किसके हैं, एबीसी कंपनी के, लेकिन इन एम्प्लॉयज को जो सैलरी दी जा रही है वो एक थर्ड पार्टी के थ्रू दी जा रही है। वो थर्ड पार्टी इनको सैलरी देगी। अब लॉ ये कहता है
कि अगर थर्ड पार्टी की तरफ से कंपनी के एम्प्लॉइज को सैलरी मिल जाए तो क्या अज्यूम किया जाएगा कि कंपनी ने सैलरी दे दी? सही है। थर्ड पार्टी मिसाल के तौर पे मैं आपको, हाँ वो सर्विस चार्जेस होंगे, ठीक है। मिसाल के तौर पे वो ये होगा कि जी थर्ड पार्टी कहेगी कि हमने 1 मिलियन की सैलरीज दी हैं, 1 मिलियन की सैलरीज दी हैं, इसके ऊपर हम लोग 15% अपने सर्विस चार्जेस रखेंगे, ठीक है। तो उनको ये फायदा हो गया कि उन्हें बैठे बैठे बिजनेस मिल गया, वो 15-20% हर महीने एवं कमाई जा रहे हैं सिर्फ इस काम का कि उनका पूरा डिपार्टमेंट उन्होंने हैंडल किया हुआ है, वो हेडिंग सारी उन्होंने ली है, लेबर एक एक आता है, उसके हाथ में पैसे पकड़ाते हैं, साइन करते हैं, स्टैंप करवाते हैं, उसका अंगूठा लगवाते हैं, आप ही मिल गई तनख्वाह, ठीक है। तो इस तरह से काम चल रहा है सारा। तो लॉ क्या कहता है कि एम्प्लॉय कब समझेगा कि मुझे बेनिफिट मिल गया है? जब उसको एम्प्लॉयर से डायरेक्ट मिल जाए, जब उसको एम्प्लॉयर के एसोसिएट की तरफ से मिल जाए, जब एम्प्लॉयर ने कोई थर्ड पार्टी हायर की थी उस थर्ड पार्टी के थ्रू भी उसे मिल जाए, तो ये क्या समझेगा कि मुझे पैसे ट्रांसफर हो गए, ठीक है। ये पहला पॉइंट है इसका। आगे है कोई पॉइंट इसके? बाय अ पास्ट एम्प्लॉयर और अ प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर, ठीक है। जो एम्प्लॉयर आपने छोड़ दिया उससे कुछ पिछले पुराने पैसे आ गए तो समझेंगे उसे पैसे मिल गए, या जिस एम्प्लॉयर के पास जा रहे हैं उसने एडवांस में कोई पैसे दे दिए, प्रोस्पेक्टिव जिसके पास आप जा रहे हैं, ठीक है, उसने एडवांस में कुछ पैसे दे दिए, कोई तनख्वाह दो उसने एडवांस में दे दी, तो हम समझेंगे कि एम्प्लॉय को पैसे मिल गए। टू दी एम्प्लॉय, अच्छा नोट करें कि पहले 2 पॉइंट्स में बाय है और ये थर्ड पॉइंट में टू है। टू दी एम्प्लॉय, एम्प्लॉय को मिल जाए तो हम समझेंगे कि उसे मिल गए। टू दी एसोसिएट ऑफ एम्प्लॉय, एम्प्लॉय के किसी बाप को, दादे को, बेटे को मिल गए, या उसने किसी दोस्त का नाम लिखाया था उसे मिल गए एसोसिएट को, तो हम समझेंगे कि उसे पैसे मिल गए। और टू अ थर्ड पार्टी अंडर एन एग्रीमेंट विद द एम्प्लॉय, या एम्प्लॉय ने किसी थर्ड पार्टी की अरेंजमेंट की थी कि ये पार्टी मेरे भी हाथ पे पैसे लेगी, तो हम समझेंगे कि एम्प्लॉय ने पैसे ले लिए। यानी कि ये पहले पॉइंट का डायरेक्ट रिवर्स है। वो पहले पॉइंट में एम्प्लॉयर ये काम कर रहा था, तो एम्प्लॉय कर रहा है ये वाला काम, ठीक है। तो ये ले जी बस।